everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi बोर्ड के फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर एंड हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम हमारा जो चैप्टर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैप्टर डेवलपमेंट के। भाई ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स। तो डेवलपमेंट जो होती है किसी भी कंट्री की, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे होती है? देखिए यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बात नहीं करें। जब वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एक क्राइटेरिया को लेते हैं, वो है इनकम, और इनकम में भी पर कैपिटा इनकम, राइट? पर कैपिटा इनकम, जो कि हमारी एवरेज इनकम भी होती है, राइट? लेकिन हम यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री की बात करें, सिर्फ पर कैपिटा इनकम तो नहीं होगी। एक हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपने लोगों को देना, तो हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरेज लिटरेसी रेट, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए हमारे पास एक गुड गवर्नेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, एक रूल ऑफ लॉ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गरीबी का खत्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कम करना हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम देखें डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली भी, अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट, हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग नहीं बात करें, ओवरऑल अगर देखा जाए हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ये सारे ही फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, तो क्या होती है हमारी पर कैपिटा इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, राइट? तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, चलिए टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट? टोटल पॉपुलेशन। तो इससे क्या आएगी आपके पास? टोटल इनकम बोल लीजिए आप, या एवरेज इनकम बोल लीजिए कंट्री की। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को जब डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, तो वो क्या होती है आपकी? पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मूवमेंट इंडेक्स। BMI जो है वो के स्टैंड करता है बॉडी मूवमेंट इंडेक्स, और अगर हम बात करें तो BMI स्टैंड करता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ये है आपका क्या? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम बात करें अ हेल्दी BMI
कैन बी मेंटेन बाय टेकिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फूड। बिल्कुल सही है। एक बीएमआई, देखिए ये तो गलत हो गया क्योंकि बीएमआई जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, बॉडी मास इंडेक्स के लिए। अब दूसरा रीजन हमें दिया, अ हेल्दी बीएमआई कैन बी मेंटेन्ड बाय टेकिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड। यस, एक बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बनाने के लिए, अच्छा हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स बनाने के लिए हमें न्यूट्रिशनल फूड की जरूरत है। हमें एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छी सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है न्यूट्रिशनल फूड जो है प्रोवाइड करवाए अपने जो वहाँ के लोगों को, राइट। तो अगर हम बात करें ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, आर तो ठीक है ना, आर तो बिल्कुल ठीक है कि एक हेल्दी बीएमआई के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है और न्यूट्रिशनल फूड का इंटेक करना है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है, मैच द आइटम इन कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी एंड चूज द राइट ऑप्शन। तो कॉलम ए क्या कहता है, गर्ल इन एन अर्बन फैमिली, गर्ल है जो एक अर्बन फैमिली में है। तो देखिए अर्बन फैमिली है, गर्ल वहाँ की, तो वहाँ के लोग जो है ओपन माइंडेड होंगे, एडुकेटेड होंगे, ठीक है, वो उतनी ही फ्रीडम उस बच्ची को देंगे जितने उसके ब्रदर को देंगे। तो अगर हम देखें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उस गर्ल को जस्ट लाइक हर ब्रदर। वो अगर बाहर जॉब करने जाना चाहती है तो वो जाएंगी, ठीक है। गर्ल इन एन अर्बन फैमिली, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक हर ब्रदर। ओके, मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिल जाए, ठीक है। इस बार इलेक्शन में अच्छे खासे वोट मिलने चाहिए, तो मोर वोट्स जो है वो उनके डेवलपमेंट गोल्स होंगे। अब एक लेबर है हमारे, तो लेबर क्या चाहेंगे, देखिए रेगुलर नहीं है, वो इर्रेगुलर जॉब है उनकी। तो अगर हम देखें तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो उनको डेली बेसिस पे काम हो और एक अच्छी इनकम उनको मिले। तो अगर हम बात करें रेगुलर वेजेस एंड मोर जॉब डेज जो हैं वो उनके पास होने चाहिए। अब बिजनेसमैन, अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करें तो उनके लिए क्या है, एक तो ज़्यादा से बिजनेस खोला है ना उन्होंने, तो वो किस लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हो और मोर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको मिले, ठीक है। मोर प्रोजेक्ट्स एंड मोर प्रॉफिट, बिजनेस इसीलिए खोला ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट साथ में आए और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये जो है डी। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए का जो है सेकंड आंसर है, तो ए का 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस। पीडीएस की क्या फुल फॉर्म होती है, पीडीएस आपका होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम हम लोग बोलते हैं, राइट। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सिंपल टर्म में बोले तो हम जो राशन की शॉप्स देखते हैं वो है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो मेक श्योर करती है, देखिए फूड हमारी एक बेसिक नीड है और हमेशा बोला जाता है ना एक अच्छी गुड गवर्नमेंट कौन सी होती है, एटलीस्ट हमारी बेसिक नीड्स जो है वो समझे। अब खाना जो है फूड हमारी बेसिक नीड है, तो गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि हर किसी को जो वो फूड जो है वो मिले। एटलीस्ट जो हमारी खाद्य मुख्य फसलें हैं वो तो हम लोगों को जो वो मिलनी चाहिए, जैसे हमारे राइस मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए। तो हर सेंटर गवर्नमेंट तो अपने लेवल पर देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर जो है हर सरकार जो है अपने अपने लेवल पर जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। चावल दिए जाते हैं, गेहूं दी जाती है, कहीं ऑयल भी दिया जाता है। जो बेसिक नीड्स जो हैं वो फूड में वो सारी वहाँ पर दी जाती है। कोई सॉल्ट भी देता है, बाकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है वो भी हमें राशन की शॉप से मिलती है। डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो ये है आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या होता है, नवजात बच्चे। मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ध्यान से एक एक वर्ड को देखते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 1 साल पूरा होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है
अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन जो बॉर्न हुए हैं उसी सेम एज ग्रुप के इन दैट पर्टिकुलर ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में इज नोन एज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या होता है कि जो चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1, 1 साल की उम्र होने से पहले ही जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वो आता है आपका इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जैसे हमने देखा है कई बार इस चैप्टर में हमने पढ़ा, केरला का बहुत अच्छा है। इसके लिए क्या चाहिए कि वहाँ पे देखिए लोगों पे एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी तो जो मदर है जो बेबीज़ को बर्थ दे रही हैं वो भी ठीक रहेंगी, बच्चे भी ठीक रहेंगे और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो लो ही रहेगा। अगर हम देखें तो केरला में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, लोग अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके, और वहाँ की जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो भी है, वो भी बहुत जो है मैटर करती है। तो इसीलिए वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है वो लो है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, राइट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी एज से, 1 ईयर से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, राइट। वाई डज केरला हैव लो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट? आ गया ना वो क्वेश्चन, क्यों है भाई, क्यों वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो अवेयर है चीज़ों को लेके, वहाँ की एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। तो अगर हम बात करें केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, लो का मतलब क्या है कि वहाँ पे कम बच्चों की जो है डेथ हो रही है, लो नवजात बच्चों की इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, बिकॉज it has adequate provision of basic health and educational facilities, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है ये आपसे जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो, देखिए ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स, ठीक है, आपके एज ग्रुप की बात हो रही है। जो टोटल नंबर है चिल्ड्रन का कौन से एज ग्रुप में, 14 and 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं जो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मतलब आप लोग स्कूल जा रहे हो, अब उनको कंपेयर किया जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, ठीक है। मान लीजिए आपकी एज ग्रुप में 14 to 15, आप ये मत सोचिए कि मैम मेरी एज ग्रुप के तो सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, मेरी एज ग्रुप में तो सारे बच्चे स्कूल अटेंड करते होंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आपको जो है स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, किसी न किसी सर्कमस्टांसेस में वो फंसे होते हैं, आपको इस चीज़ को वैल्यू करना चाहिए, राइट। तो अगर हम लोग देखें नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है 14 to 15 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उसी सेम एज ग्रुप के बच्चे जो हैं कि उसका जो परसेंटेज है किसके साथ निकाला जाता है, जो स्कूल मतलब ओवरऑल उस एज ग्रुप पे कितने बच्चे, फिर ये देखा जाएगा। मान लीजिए उस एज ग्रुप में 100 बच्चे हैं, 14 to 15 ईयर्स के हमारे देश में 100 बच्चे हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 जो हैं वो स्कूल जा पा रहे हैं। कितने बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, 40। तो देखो आपकी एज ग्रुप के कितने बच्चे थे, 100, और स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ कितने के पास है, 40 के पास है। तो ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, राइट, कि द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन से एज ग्रुप के, 14 and 15 के, क्या करें, अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज किससे, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप में, राइट। चलिए ये हो गया आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। व्हाट डज नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू? नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है भाई, हर तरीके से नेशनल डेवलपमेंट जो है नेशन की डेवलपमेंट। अब नेशन की डेवलपमेंट की बात हो रही है तो नेशन की डेवलपमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। और सारे डोमेन से, सारे स्फेयर से अगर हम लोग बात करें वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट की बात हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट डेवलपमेंट हो। ओवरऑल जब सारी डेवलपमेंट होगी तब जाके एक नेशन की डेवलपमेंट होती है, राइट। तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, एबिलिटी है एक कंट्री की टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, अपने लोगों की भले के लिए, अच्छे के लिए काम करना, एक अच्छी सरकार चलाना, गुड गवर्नेंस चलाना, ठीक है,
पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को ख़त्म करना, बिल्कुल पूरे मतलब ख़त्म तो नहीं हो पाती है गरीबी, पर उसको एटलीस्ट कम तो करो। अपनी जो पॉपुलेशन है उसको लिटरेट करना, ये सारी एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए। ये सारा जो है काम किसका है? सरकार का है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल, बाय प्रोवाइडिंग सोशल अमेनिटीज सच एज क्वालिटी एजुकेशन, राइट, हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन करना ना, पोर्टेबल वाटर, एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर तो देना वो भी हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज हो चाहे बसेज हो, किसी भी फॉर्म में एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम लोगों को देखना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ होगी, मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, मतलब जितने भी स्फेयर्स हैं सभी में काम करना, वो रिस्पॉन्स, तब जाके क्या होगा? नेशनल डेवलपमेंट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ये कहता है गिव एनी 2 कॉमन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द पीपल। 2 कॉमन डेवलपमेंट गोल्स आप बताइए। भाई देखिए, एक तो इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एक सिक्योरिटी, एक सेफ एनवायरनमेंट हम सबके लिए होना चाहिए, ये भी हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे अगर गोल्स की बात करें, कुछ गोल्स होते हैं कॉमन गोल, फिर होते हैं हमारे डिफरेंट गोल, और एक होते हैं हमारे कन्फ्लिक्टिंग गोल। तो कॉमन गोल जो हम सबके लिए कॉमन है, रिस्पेक्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक हमारी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी को हमारी को मेंटेन करना वो है, एक सिक्योर फील करना अपनी कंट्री में, सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें मिले, वो भी हम सबके लिए क्या है? एक कॉमन गोल है। तो इस तरीके से कॉमन गोल होते हैं। डिफरेंट गोल होते हैं कि किसी पर्सन के लिए गोल्स, सबके लिए जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। लाइक मेरे लिए गोल है आप लोगों को पढ़ाना अच्छे से, आपके लिए आप 10th क्लास में आपका गोल है कि भाई अच्छे से पढ़ाई करनी है, मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, अच्छी ग्रेड्स आए, ठीक है, क्लास 10 पे फिर आप आगे जो है लाइफ में अच्छी सी स्ट्रीम्स ले, आगे बढ़े, ठीक है। तो वो सब आपके गोल हो गए। तो वो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है सबके। एक होते हैं कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स का मतलब होता है, मान लीजिए कि कभी कभी हम डेवलपमेंट जब कर रहे होते हैं तो कुछ के लिए तो वो सही होता है, सही जा रहा होता है, कुछ के लिए वो गलत होता है, तो कन्फ्लिक्टिंग वाली सिचुएशन होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल भी दिया है आपको कि एक डैम बनाया जा रहा है, उस डैम से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है अच्छी है किसके लिए? एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। उनको पता है इससे होगी देश की डेवलपमेंट, राइट, उनको पता है देश की डेवलपमेंट क्या, उनके लिए तो बेनिफिट है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जब डैम बनाया जा रहा है उस पूरे एरिया में उनको बेनिफिट है, उनको पता है इलेक्ट्रिसिटी होगी, उनकी जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से काम करेगी। अब वहीं पे एक दूसरे और है हमारे वो ट्राइबल लोग या वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं उस एरिया में, अब उनको डिस्प्लेस किया जाएगा और वहाँ को उन लोगों को हटा के, उनके घरों को हटा के और वहाँ पे जितनी भी मतलब वाइल्ड लाइफ उन सबको हटा के वहाँ पे जो है आपका डैम बनाया जा रहा है। तो उनके लिए वो क्या है? उनके लिए वो एक कन्फ्लिक्टिंग है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या लग रहा है? बेनिफिट दिख रहा है कि कल को भाई ये देश की प्रोग्रेस होगी, अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी होगी, मैं अच्छे से इंडस्ट्री चलाऊंगा, सब कुछ। और वहीं दूसरी ओर जो है वो जो जिनकी लाइवलीहुड उस जगह पे डिपेंड थी वो सारी छीनी जाएगी, उनको डिस्प्लेस करके उनकी जगहों से हटाया जाएगा। तो वो होते हैं आपके कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। तो आप बात करें गिव एनी 2 कॉमन डेवलपमेंट गोल ऑफ द पीपल, तो देखिए पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, द 2 कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ द पीपल आर एज फॉलो। पीस एंड सिक्योरिटी हम सबको चाहिए भाई, ठीक है, और बेटर लिविंग कंडीशंस ये भी हम सबको चाहिए। एक बेटर लिविंग कंडीशंस जो है और पीस एंड सिक्योरिटी ये हमारे कॉमन गोल्स है, आपके, मेरे, हम सबके, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये हमारा। बिसाइड इनकम व्हाट आर अदर 6 थिंग्स पीपल लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या आप सिर्फ इनकम को देखेंगे, ठीक है, और क्या 6 और चीजें हैं जो आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो लोग देख सकते हैं, राइट। तो अगर देखिए, एक से अच्छा इन्वायरमेंट हमें चाहिए, राइट, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी हम लोगों को चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम। इनकम के अलावा द 6 थिंग्स पीपल लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर
तो हम लोग क्या क्या देखेंगे इनकम के अलावा? हम पीस देखेंगे, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें गुड हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रेगुलर एंड सफिशिएंट इनकम, रेगुलर इनकम होना बहुत ज़रूरी है। गुड वर्किंग कंडीशंस, जो हमारी वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत ज़रूरी है। डिज़ायरेबल लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं भाई, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी होनी चाहिए आसपास, अच्छे जो है आजकल हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, तो हमारे आसपास जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए, जो भी पार्ट ऑफ लाइफ है वो भी अब इक्वल एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट, जैसे जितने भी लोग हैं उनके साथ जो है इक्वालिटी से बिहेव किया जाए, ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है। यहाँ हम और भी ऐड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि हमें जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे आसपास होना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक सिक्योर इन्वायरमेंट हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम इनकम, बहुत सारे फैक्टर्स है। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे रेगुलर एंड सफिशिएंट, आपने बोला अपार्ट फ्रॉम इनकम ज़रूरी है, लेकिन रेगुलर आना, आज आ रही है, अब जैसे डेली वेजेस वाले लेबर होते हैं, आज उनकी इनकम आती है कुछ, आज जॉब है कल नहीं है, फिर नहीं होगा, तो उसी थोड़े से पैसे के साथ उन्हें काफ़ी टाइम तक चलाना पड़ता है जब तक कि उनको जो एक नया काम नहीं मिल जाता, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है? व्हाई डज केरला हैव better human development ranking than Punjab in spite of lower per capita income? कह रहा है कि why does Kerala have a better human development ranking? केरला की ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग जो है वो अच्छी है देन पंजाब के इन स्पाइट ऑफ लोअर पर कैपिटा इनकम। जो हमारा पंजाब है, अगर देखा जाए केरला की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, राइट। केरला की पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, वो कैसी है? कम है, इतनी भी कम नहीं है, पर जिस स्टेट से कंपेयर किया जा रहा है, किससे? पंजाब से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? पंजाब के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। क्या? पर कैपिटा इनकम। तो केरला की पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है, लेस है, किसके कंपैरिजन में? पंजाब के कंपैरिजन में। तो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम बोले केरला में, हम बोलते हैं बेटर डेवलपमेंट ऑफ रैंकिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग। क्यों? क्योंकि भाई एक इनकम ही एक क्राइटेरिया थोड़ी है, सिर्फ इनकम के बेसिस पे ही थोड़ी देखेंगे। पंजाब में माना कि पर कैपिटा इनकम अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी जैसे हेल्थ सिस्टम भी देखा जाएगा, एक ह्यूमन रैंकिंग जब निकाली जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग जब निकाली जाती है, तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं देखा जाता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। वहाँ का लिटरेसी रेट देखा जाता है कि भाई वहाँ की कितने लोग जो है वो एजुकेटेड है, फिर वहाँ पे हम देखते हैं उसकी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, वहाँ पे हेल्थ केयर कैसा है वहाँ का, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है वहाँ के लोगों, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग निकालने के। तो अगर देखें सिर्फ अगर एक चीज में पंजाब मतलब केरला पीछे है, मतलब पर कैपिटल, लेकिन वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ की एजुकेशनल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए जो है केरला जो है बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है, राइट। केरला हैज़ लोअर पर कैपिटा इनकम, केरला की लोअर पर कैपिटा इनकम है, बट बेटर है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग, ठीक है। वहाँ की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग है वो बेटर है, किससे? देन पंजाब, पंजाब से। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री। देख लो एजुकेशन में कितना अच्छा है, हाईएस्ट है, तो हमारी कंट्री में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, तो केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री। चलिए, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, डेवलप द माइंड्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स, दिस कॉजेज ग्रेटर डेवलपमेंट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं वो लिटरेट है। द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट,
जो है केरला का इज मच लेस देन पंजाब। पंजाब की हेल्थ फैसिलिटीज कितनी खराब होंगी कि वहां पे 49 जो है बच्चे 1 साल की उम्र होने से पहले ही जो रेशो है 1000 के कंपैरिजन में उनकी डेथ हो जा रही है, यहाँ पे सिर्फ 11 ही है। इसका मतलब क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट इट हैज बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहां पर। तो अगर हम देखें कि अगर हम इनकम वाले पार्ट को अलग रख देते हैं तो अगर देखें केरला में हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज नहीं होता है, अदर क्राइटेरियाज को भी यूज किया जाता है और अदर में केरला बहुत अच्छा है, राइट। चलिए आगे, देयर आर बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी है वहां पर, देयर आर बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज है, द एनवायरमेंट इज बेटर एंड मोर सुटेबल फॉर डेवलपमेंट, वहां का एनवायरमेंट अच्छा है, ज्यादा सुटेबल है, राइट। अगर हम लोग बात करें ओनली इनकम इज नॉट द क्राइटेरिया, जो मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ इनकम जो है वो क्राइटेरिया नहीं होता है विच डिटरमाइंस द डेवलपमेंट, और फैक्टर्स भी होते हैं, राइट, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, और अदर फैक्टर्स में हम देखें वो जो है हमारा केरला बेटर है किससे? पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्या कह रहा है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लीव वेल। देखिए जो मनी है आपकी पॉकेट में, मनी इन योर पॉकेट, राइट, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Justify the statement with example, right? तो अगर हम लोग देखें, it is true because income जो है completely adequate indicator नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमें और चीज़ें जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हम लोगों को चाहिए, ठीक है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी तो पैसा है। अब जैसे आपको पता है जब कोरोना वायरस आया था तो पैसा था बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन हमारे पास वो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। पैसा कितना भी हो लेकिन वो हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं, तो कितने सारे लोगों की मौत हुई, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ इनकम ही ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ट्रू बिकॉज इनकम बाय इटसेल्फ is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizen are able to use, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल देखिए, मनी कैन नॉट बाय अस अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, मनी हमारे लिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता, और ensure that we would अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, मिलावटी दवाइयाँ, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, बड़े हॉस्पिटल में गए, हमें क्या पता वो जो दवाइयाँ हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज जब फैलेंगी, जैसे हमने देखा था, अनलेस द होल ऑफ आवर सोसाइटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर तरीके से प्रिवेंटिव स्टेप्स को लेना, राइट। तो अकेला मनी ही नहीं है जो हमें सब कुछ देगा, मनी के अलावा अदर फैक्टर्स भी है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है मे बी उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज ना हो एज कंपेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन, हम लोगों के कंपैरिजन में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट हैव सफिशिएंट, मान लीजिए हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं होंगे, जितने हमारे पास है वो चीज़ें उन्हें देखने को नहीं मिलेगी एज कंपेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन के कंपैरिजन में। इसको जो है एक्सप्लेन करना है विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। बहुत सारी चीज़ें जो है देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, हर रिसोर्स जो है हमारे पास लिमिटेड है, और इनको बनने में अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तो बनने में मिलियन, जैसे कोल है, आपका पेट्रोलियम है, फिर अगर हम बात करें जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 69 है,
राइट, और 69 की ओवर ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जिएंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और अब जिस तरीके से हम उन्हें एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, तो क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचेंगे? बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें तो उनको देखने के लिए भी नहीं हो गया, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो हैंडफुल ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास है, उनको बचा कर रखें, ठीक है, ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बने रहें। देखिए, द future generation may not have the sufficient resources as compared to the present generation के comparison में। This can be asserted in the following ways। देखिए, रिसोर्सेज जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर है, चलिए ठीक है, आर गेटिंग ओवर यूज्ड, हम उसे ओवर यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। एक बार ट्यूबवेल चला दिया, उसके बाद पानी जाते जा रहा है, कितना जाना है कितना नहीं, अनलिमिटेड पानी वहाँ पर जा रहा है। तो हम जो इससे क्या, जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे पिछले 20 सालों में हमारा जो वाटर टेबल है, पंजाब जो आसपास के एरिया है वहाँ पे 4 मीटर्स तक डाउन गया। 4 मीटर एक बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट, अगर हम नापने लगेंगे तो 4 मीटर बहुत ज़्यादा डाउन जो है वाटर टेबल गया है। कुछ टाइम बाद तो इससे, क्योंकि देखिए ग्राउंड वाटर भी एक फ्रेश वाटर का ही हमारे पास रिसोर्स है। अब वो फ्रेश वाटर जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से जो वाटर टेबल डाउन जाता जाएगा, बारिशें हो नहीं रही हैं, ठीक है, वो रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से जब वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और एक टाइम पे वो देखने को भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी फ्रेश वाटर जो है हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड क्या, ना के बराबर है। रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर आर गेटिंग ओवर यूज्ड एवरी डे, they might get exhausted very soon, राइट। आपको पता है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वहाँ तो 50% से भी डाउन हो चुका है और कुछ टाइम में तो देखने को भी नहीं मिलेगा क्या, हमारा जो ग्राउंड वाटर है। इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक हाइड्रो पावर मे गेट एग्जॉस्टेड। अरे हाइड्रो पावर क्या है, पानी से ही है ना, अब पानी ही नहीं होगा तो वो भी एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएगी। न्यूअर रिसोर्सेज कीप ऑन एडिंग, हम न्यू रिसोर्सेज को ऐड करते रहते टू द लाइन, बट दे ऑल हैव लिमिटेड लाइफ ड्यू टू द ओवर यूज। देखिए न्यू रिसोर्सेज हम ऑल्टरनेटिव भी ले, मान लीजिए पहले डीजल यूज करते थे, अब हम शिफ्ट हो रहे हैं बायोडीजल की साइड, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हर चीज़ें लिमिट में हैं। इतना ओवर यूज करते रहेंगे, मान लो शिफ्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सब चीज़ें बहुत लिमिटेड अनलिमिटेड है, बहुत रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमने समझ लिया फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो अंधाधुंध यूज करो, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है हमारी फ्यूचर जनरेशन का भी। चलिए, list a few example of environmental degradation that you may have observed around you। देखिए हमारी जो लैंड है 95% ऑफ हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ जो है लैंड पे है, एग्रीकल्चर लैंड पे है, हमारा घर लैंड पे है, रोड्स लैंड पे है, हर चीज़ जो किस पे है, लैंड पे। हमें जो फूड मिल रहा है वो भी लैंड पे ही है। तो सारी जो है 95% ऑफ हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ जो है वो लैंड पे ही डिपेंड है। हमारा फूड हो गया, हमारा शेल्टर हो गया, हर चीज़ जो कहाँ पर है, लैंड पर ही है। लेकिन उस लैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिग्रेड हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अत्यधिक जंगल काटे जा रहे हैं। उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक बार खोद तो देते हैं चीज़ों को, ठीक है, एक्सकैविएट कर लेते हैं और उस मिट्टी को जो है उसी तरीके से वहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर ओवर ग्रेजिंग, अति चराई जो होती है वो भी हमारे लैंड को डिग्रेड करती है। फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है वो भी लैंड में ही डंप कर दिया जाता है, क्यों उसको ट्रीट, अगर इंडस्ट्रीज के वेस्ट को बाहर डालना है तो पहले उसको ट्रीट करके डालना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको उठाया और वहाँ पे डाल दिया, उसको रीयूज़ भी किया जा सकता है और अदर चीज़ें भी की जाती है, उसका पहले ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, राइट। तो लैंड को जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर देखें, डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक जो है जंगलों की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, राइट,
सॉइल इरोजन जो है आपका वो। उसके बाद अगर बात करें फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ये जो ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे गिरता जा रहा है, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड कंबशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कॉजिंग एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन भी इससे हो रहा है। हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा डिग्रेड हो चुका है। आपको पता है, मान लीजिए हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, जब हम उनको जला रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। और उससे क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट हो रही है तो यूवी सनरेज हमारे पास आ रही हैं, यूवी सनरेज पहुंच रही है तो वो क्या कर रही है, हमारे स्किन रिलेटेड डिसीजेस, कैंसर वगैरह जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर देखें हर तरीके से जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट हो रहा है और डिग्रेड भी हो रहा है, राइट। चलिए, उसके बाद आ गया वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, सीवेज का ही भी सीधे सीधे भाई उसमें डाल दिया जाता है, उससे पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसी में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो भी वहीं पे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर बहुत गलत बात है, ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने के बाद भी हम वहीं पे चीज़ों को डाल देते। अरे उनको, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है तो उनको रिस्पेक्ट तब होगी ना जब हम उनमें इस तरीके से कुछ ना करें, उन पे साफ सफाई का ध्यान रखें, उनकी भी वैल्यू करें, राइट। तो थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर, आपको पता है इंडस्ट्रीज से वेस्ट आया डायरेक्ट जो है रिवर्स में जा रहा है, राइट, वो भी बहुत गलत है। यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं है। बर्निंग ऑफ कोल एंड मिनरल्स, मैंने आपको बताया ना, कोल जलेगा, मिनरल्स जलेंगे, ठीक है। जब हम इनको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राइट। तो ये है आपका आंसर। चलिए, अब आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मे हाइड डिस्पैरिटीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। जो हमारी एवरेज इनकम होती है वो कंपैरिजन के लिए तो ठीक है, बट इट मे हाइड डिस्पैरिटीज। देखिए, आपकी क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में ऑन एन एवरेज एक बच्चे के आए 100 मार्क्स का टेस्ट लिया मैम ने, ठीक है, 100 मार्क्स का एक टेस्ट लिया गया, ठीक है। उस 100 मार्क्स में से एक बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आए, ठीक है। एक बच्चे के तो बिल्कुल 1 मार्क आए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 25 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 25 मार्क्स आए हैं। फिर वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनके 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब जो है पूरी क्लास में क्या हुआ कि इस तरीके से निकाला गया कि ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए हैं सबके। पूछा, प्रिंसिपल मैम आई और पूछा मैम कितने एवरेज मार्क क्या रहा है आपकी क्लास का। उन्होंने बोला कि एवरेज मार्क्स जो है वो 40 रहा है, 40 रहा है। अब देखिए 100 मार्क्स वाले के लिए क्या ये जस्टिफाइड है, 100 मार्क्स वाले के लिए क्या जस्टिफाइड है, उसके मार्क्स भी 40 में ही काउंट हो रहे हैं। जो 1 मार्क वाला है उसके लिए तो पूरे तरीके से जस्टिफाइड है, वो तो बोलेगा मैम यस ये मेरे ही मार्क्स हैं, ओके। चलिए, तो 1 मार्क्स वाले के भी 40 ही समझ आ रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है, सब एक ही लेवल पर हो गए। तो इस बच्चे की मेहनत का क्या, और जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं की वो भी ऊपर आ गया, तो ऐसे तो नहीं है ना। तो उसी तरीके से जब एवरेज इनकम एक कंट्री की निकाली जा रही है, तो मान लीजिए एक बहुत रिच पर्सन है, बहुत रिच पर्सन है, उसकी इनकम भी सेम में आ रही है, और एक बहुत पुअर इंसान है जिसके पास बहुत बिल्कुल ना के बराबर है, उसकी इनकम भी 3 लाख रुपीस आ रही है। सबकी जो है मान लीजिए 30,000 आ रही है सबकी, ठीक है। अब इनकी तो बहुत ज़्यादा होगी, कई पता नहीं कितने सारे लोगों की मिला के होगी, 30,000 इनकम थोड़ी होगी, और इनकी शायद 30 से भी डाउन हो। वो ऑन एन एवरेज दिखाता है, लेकिन एक क्लियर पिक्चर नहीं होती है हमारे पास, एक डिफ्रेंशिएटर नहीं होता है। एवरेज इनकम जो है वो डिस्पैरिटीज को हाइड करता है, असमानताओं को छुपाता है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग। देखिए,
एवरेज इनकम हाइट डिस्पैरिटीज इन केस देयर इज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इनकम का, देखिए मान लीजिए सबकी इनकम एक जैसी है, 500 500 500 500, चारों की 500 रुपए है, तो वो ऑन एन एवरेज भी करेंगे तो 500 ही आएगी। देखिए 4 लोग हैं, उनकी इनकम है 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हुआ 2000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 500। तो जब सेम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तो सेम ही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्री में कुछ लोग तो इतने 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 ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन सब एक ही लेवल पर आ जाते हैं, तो इससे बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती है। तो राइट, तो इसका कहने की बात है एवरेज इनकम हाइट डिस्पैरिटीज in case there is no equitable distribution of income. For example, a small population have a very high income. एक छोटी सी population है जिसकी बहुत ज़्यादा high, बहुत ज़्यादा high income है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिग बिजनेसमैन है. The total income as well as the average income rises, thus hiding disparities about the actual situation के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा. कुछ ही लोगों की हायर इनकम है, लेकिन वो जो है सबकी मिक्स कैलकुलेट हो रही है, राइट. The average income don't indicate rising standards of living as development depends on non-materialistic, ठीक है, सेक्टर्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस एटसेट्रा. अगर हम लोग बात करें, देखिए नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमें इनकम नहीं चाहिए होती है. अब इनकम के बेसिस पे चीज़ें बताई जा रही हैं, हमें और भी चीज़ें देखनी है, हमें फ्रीडम भी देखना है, राइट, हमें जो है इक्वालिटी भी देखनी है, रिस्पेक्ट भी चाहिए, जस्टिस भी चाहिए. एवरेज इनकम जो है do not tell us about the human development index as it depends on the health and education status also, right. अभी देखिए एवरेज इनकम से सब कुछ पता नहीं चलता है, हमें हेल्थ कंडीशन कैसी है उस कंट्री की, एजुकेशनल कैसी है, वो सारी चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है, और उससे ज़्यादा पता चलता है कि कोई कंट्री एक्चुअली में डेवलप्ड है या नहीं है, राइट. चलिए, डेवलपमेंट फॉर वन, क्वेश्चन नंबर 17 है, डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर अदर. जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है, मे भी वो किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो फॉर द अदर. डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए. हमने देखा था कि हम अगर बात करें कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, डिफरेंट पर्सन के लिए, देखिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि गोल्स जो होते हैं हमारे, वो 3 तरीके से. एक हमारे कॉमन गोल्स है, जैसे सिक्योरिटी सबको चाहिए, पीस सबको चाहिए, एक जॉब स्टेबिलिटी सबको चाहिए, एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट सबको चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट सबको चाहिए. एक हमारे जो होते हैं डिफरेंट गोल्स होते हैं, जैसे सबके लिए डिफरेंट. एक लीडर है, उनको देश चलाना, उनके गोल्स डिफरेंट होंगे. मैं एक टीचर हूँ, मुझे आपको एक अच्छे से पढ़ाना है, मेरे डेवलपमेंट. आप क्लास 10th में, अभी आपके गोल्स बिल्कुल डिफरेंट है कि मैम अच्छे से पढ़ना है, मार्क्स लाने, तो सबके डिफरेंट गोल्स है. एक होते हैं कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, जो किसी के लिए तो वो सही है, किसी को लगेगा वो गलत है. जैसे कि हमने देखा कि एक डैम बनाया जा रहा है और उस डैम के लिए बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो खुश हैं, क्योंकि उनको पता है इलेक्ट्रिसिटी आएगी डैम बनने से, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छे से चलेगी, उस एरिया में उनको बेनिफिट होगा, इस तरीके से. फिर जो लोग जिनको वहाँ से मतलब हटाया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनके लिए क्या होगा? वो बचपन से वहाँ रह रहे हैं, वो उनके घर थे, उनको बिल्कुल ही तो वहाँ से हटा दिया जाए तो उनके लिए वो प्रॉब्लम है. उनकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड थी, उस एरिया पर डिपेंड थी, तो उनके लिए वो कन्फ्लिक्टिंग गोल हो जाएगा दोनों के लिए, राइट. एक के लिए पॉजिटिव है तो एक के लिए नहीं है. देखिए, वी सर्टेनली एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर अदर.
लाइक जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है, मे बी किसी दूसरे के लिए क्या हो, डिस्ट्रक्शन हो। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। दे सीक लाइक वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, वो सीख करते क्या उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशन एंड डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करते, जो जिसको जैसे ठीक लगेगा वो करेगा, राइट। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डैम, ठीक है, हम एक डैम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब एक डैम जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा तो जनरेशन होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, इट मे लेड टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को उस जगह से जो है डिस्प्लेस होना पड़ेगा, बहुत सारी हमारी वाइल्ड लाइफ जो है, फ्लोरा फौना जो है वो वहाँ पे सबमर्ज हो जाएगी, ठीक है। ऑफ पीपल लिविंग नियर द प्रपोज डैम साइट, तो बहुत सारे लोगों को वो जो प्रपोज डैम साइट है वहाँ से उनका डिस्प्लेसमेंट करा दिया जाएगा, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। हेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जो हमारा डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मे बी डेवलपमेंट फॉर सम, कुछ के लिए तो डेवलपमेंट है। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे देखा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, काफ़ी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, बट मे बी डिस्ट्रक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत सारे जो गोल्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, Why are public facilities needed for the development of the country? Mention any two of them. ठीक है, Why are public facility needed for the development of the country? ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज क्यों जरूरी है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। अगर हम बात करें, पब्लिक फैसिलिटी एसेंशियल है, ठीक है। अब देखिए पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, वो फैसिलिटी, वो एसेंशियल फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट्स पर, ठीक है, जो अपनी देश की जो जनता है उनको सरकार सुविधाएं मतलब प्राप्त करवाती है बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर, होते हैं ना, नाम मात्र के चार्जेस होते हैं, तो वो होती है क्या, हमारी पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, जो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वो एसेंशियल फैसिलिटीज जो कौन पर गवर्नमेंट जो है वो आपको दिलवा रही है, मतलब दे रही है, ठीक है, नॉमिनल चार्जेस पे। अब देखिए बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं। अब मान लीजिए कोई एक इंसान है जो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड, सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन बीमार तो हो सभी होते हैं ना, कोई ना कोई बीमार, तो वो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वही उतने ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेंगे, वो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे, और नॉमिनल चार्जेस का, कुछ हॉस्पिटल्स में तो चार्जेस भी नहीं लगते, कहीं पे सिर्फ 2 रुपये लगते हैं, और एज पर जो गवर्नमेंट ने चार्जेस के होंगे, तो वो कितना अच्छा है, वो एक बेसिक फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट दिला रही है जो हमारा राइट है। अब जैसे एजुकेशन की बात करें, सब बच्चे, जैसे आप भी कितने होंगे कि हम सब प्राइवेट स्कूल अफोर्ड, लेकिन पढ़ाई तो सब जगह सेम हो रही है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे लिए, हम वहाँ जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई चाहे वहाँ से पढ़ाओ आप, मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ो, प्राइवेट, दोनों में आपको सेम बुक्स मिल रही है, अच्छे से सेम पढ़ाई हो रही है, राइट। तो अगर हम बात करें कि जो है हमारे पास पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है, उसका उनमें एसेंशियल फैसिलिटीज़ में क्या होता है, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारी सरकार की, ठीक है। तो चलिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर एसेंशियल, ज़रूरी है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। विदाउट दी, अब भाई आप पढ़ने जाओगे, कहाँ जाओगे, स्कूल्स में ही जाओगे ना, तो विदाउट दीज फैसिलिटीज पीपल कैन नॉट अचीव देयर फुल पोटेंशियल, इनके अलावा जो लोग हैं अपनी फुल पोटेंशियल जो है वो अचीव नहीं कर सकते। दीज फैसिलिटीज, ये जो फैसिलिटीज हैं ये इम्पॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन करने के लिए,
क्लीनलीनेस के लिए, सफाई के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, एक्सेस एंड कंफर्ट टू कॉमन मैन। देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, आपके पास स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ, आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा कमाएंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, एक्सेस एंड कंफर्ट टू कॉमन मैन, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉमिनल चार्जेस पे सरकार हमें प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, मान लीजिए हम महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते, बस राशन है हमारे पास, वहाँ से जाके हम राशन लेंगे, तो हर तरीके से गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि हमें वो बेसिक सुविधाएं तो प्रोवाइड करवाए। These facilities help in bringing up the people and give them opportunity of which they are otherwise devoid। ठीक है, वो बेसिक फैसिलिटीज जो है वो उनको दी जाती है। Some public facilities are, कुछ सब पब्लिक फैसिलिटीज क्या, रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज, उसके अलावा हाउसिंग एंड न्यूट्रिशियस फूड। ये सब जो है भाई, न्यूट्रिशियस फूड कैसे मिल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। रेलवेज हमारे सामने है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है क्या, हमारा रेलवेज, राइट, कहीं जाना है तो हम रेलवेज के थ्रू जा सकते हैं। हाउसिंग फैसिलिटीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए, तो ये सब हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं, एसेंशियल नीड्स हैं हमारी ये, राइट, जो हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है, गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Explain the importance of sustainable development by giving the example of groundwater। तो आपको एक्सप्लेन करना है importance of sustainable development by giving the example of groundwater। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, वो आपको हमें एक्सप्लेन करना, उसकी इंपॉर्टेंस जो है एक्सप्लेन करनी है विद द एग्जांपल ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर सिंपल टर्म में समझे, जब वो ये बोलता है कि हम लोगों को ना इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना है जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को तो सेटिस्फाई करे, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ठीक है, उनकी भी नीड्स को पूरे तरीके से सेटिस्फाई करें। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको इस तरीके से उसे जुडिशियस वे में यूज़ करना है कि वो हमारी नीड्स को तो हमें सेटिस्फाई करे, लेकिन हमारे जो फ्यूचर के जो लोग हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमें उन्हें जुडिशियली यूज़ करना है ताकि फ्यूचर वाले लोगों के लिए भी ये बने रहे। नहीं तो इस तरीके से जो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, ठीक है, और जितना हम उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, राइट। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम उनको सही तरीके से, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट करें, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट, राइट, जो मैंने अभी बताया, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, इज ऑल अबाउट जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, किस तरीके से, एट प्रेजेंट कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमिंग जनरेशन। आज की चीज़ों को तो पूरा करना ही है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं उनको भी पूरे तरीके से सेटिस्फाई करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है उसको हम यूज़ करते हैं, राइट। ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज़ करें, ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, ट्यूबवेल्स में पानी कहाँ आ रहा है, वाटर पंप्स लगा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, नीचे से ही आ रहा है ना, ग्राउंड वाटर से ही आ रहा है। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स एंड दिस लीव्स द अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीटेड। धीरे धीरे जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, आपको पता है लास्ट 20 ईयर्स में जो है हमारा 4 मीटर जो है ग्राउंड वाटर लेवल डाउन जा चुका है, राइट। तो उसकी बात करें, सिंस वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स,
क्योंकि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वी मस्ट हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द वाटर, हमें ज़रूरत है उस वाटर को रिप्लेनिश करने की। उसको अगर देखिए निकालते रहेंगे और उसको रिचार्ज नहीं करेंगे, इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी है, ओ सॉरी बारिश हो रही है, बारिश नहीं होगी तो किसी तरीके से हमें भी उसको स्टोर करना। अगर बारिश हो रही है तो अगर मेक श्योर करें कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, रेन वाटर से भी तो क्या होगा, वो वाटर रिप्लेनिश होगा, राइट, वो रिचार्ज हो सकता है दोबारा से। अगर हम उस पानी को बहने ना दें और कलेक्ट करेंगे तो वो भी तो ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। वी वुड बी ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, ठीक है, हम उसको जो है अंधाधुंध जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें सोच समझ के उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको रिप्लेनिश करना भी हम लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, आपको बहुत दूर नौकरी मिल गई, चलिए बिफोर एक्सेप्टिंग इट, अब उसको एक्सेप्ट करने से पहले यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स को आप देखोगे, एक्सप्लेन एनी सच 3 फैक्टर्स। भाई मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसको बहुत ही ज़्यादा दूर जॉब मिली है, तो वो क्या सिर्फ इनकम देखेगा, क्या सिर्फ इनकम, पैसे अच्छे मिल रहे हैं भाई, 1 करोड़ का पैकेज है मैं जा रहा हूँ, और भी अदर फैक्टर्स हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का पैकेज मिला है लेकिन फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल 6 डेज पैक्ड हैं, आपको काम करना, और जब 7 डे भी है तो भी आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, क्या फ़ायदा उसका। जिस पैसे को आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, फ्रीडम नहीं होगा, तो फिर उसके बाद आपके पास जॉब सिक्योरिटी है या नहीं। मान लीजिए एक कंपनी आपको पैकेज दे रही थी सिर्फ 50 लाख रुपीज़ का, लेकिन वहाँ जॉब सिक्योरिटी कि दो भाई इतने सालों तक आपकी जॉब फिक्स है, यहाँ पे 1 करोड़ है पर नहीं पता आज नहीं तो कल आपको निकाल देंगे, तो जॉब सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, वो भी बिल्कुल सही बात नहीं। तो जॉब सिक्योरिटी हम देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि उस कंपनी में मैं कुछ नया सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा हूँ। फिर हमारे लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई जहाँ हमारी इज्जत नहीं हो, पैकेज मिल रहा है लेकिन हमें ट्रीट बहुत बुरे तरीके से किया जा रहा है, बिल्कुल हमारी डिग्निटी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ भी हमारे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो अगर हम बात करें इफ़ वन गेट्स अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर जो है नौकरी मिली है, तो बिफोर एक्सेप्टिंग इट वन वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम इनकम। कैसे कैसे, फैसिलिटीज फॉर द फैमिली, भाई अब मैं अपनी फैमिली को लेके वहाँ जा रही हूँ तो मेरी फैमिली को वो बेसिक फैसिलिटीज वहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है। आई वुड चेक इफ देयर इज अ गुड एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी है आसपास या नहीं है। अ गुड हाउस, एक अच्छा घर, क्योंकि देखो बहुत दूर जा रही हूँ मैं अपने घर से। एंड लोकेलिटी टू स्टे, जो लोकेलिटी जहाँ पे हम रहेंगे वो। गुड मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर थिंग शुड ऑल्सो बी अवेलेबल हैं वहाँ पर या नहीं है। उसके बाद बात करें जॉब सिक्योरिटी की, जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए क्लियर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड बी, भाई क्लियर, साफ साफ बातचीत होनी चाहिए, क्या मेरी जॉब वहाँ पे सिक्योर है। मैं अपना फैमिली को लेके सब चीज़ों को लेके वहाँ शिफ्ट हो गई और पता चला कि मेरी जॉब तो 2-3 महीने में है या नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, राइट, तो उसका कोई फ़ायदा है बिल्कुल भी नहीं। तो जॉब सिक्योरिटी, क्लियर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड बी, भाई क्लियर टर्म्स होनी चाहिए, बी स्टेटेड इन अपॉइंटमेंट लेटर में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अ जॉब विच गिव्स हाई पे, एक जॉब जो है हाई पे दे रही है बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं देती है, विल रिड्यूस वंस सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। हमें हमेशा डर रहेगा ना, पता नहीं हमारी जॉब बचेगी या नहीं, हमारी जॉब चली गई तो, एक तो इतनी दूर शिफ्ट भी हुए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अगर किसी कंपनी में गए मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मैं कुछ नया सीख ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा। मुझे वो अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए ना कुछ नया सीखने की, वो भी बहुत ज़रूरी है, कुछ नया सीखूंगी तभी तो वो कुछ कर पाऊंगी। तो देखिए देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल करियर ग्रोथ सो दैट
नो बोर्डम, किसी भी तरीके से बोर्ड नहीं होगा, स्टैग्नेशन सेट्स नहीं होंगे, कुछ अकेलापन कुछ नहीं होगा। देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कुछ, नहीं तो मेरे को हमेशा क्या लगेगा, मैं सेम ही काम करती रहती हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ नया नहीं सीखूंगी तो क्या वो जॉब मेरे लिए सही है, नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो आगे अपनी ग्रोथ करनी है और मैं कहीं गई हूँ, मुझे उस कंपनी के लिए भी प्रोडक्टिव होना और अपने फ्यूचर की ग्रोथ भी देखनी है, तो कुछ नया लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मेरे पास है या नहीं। फिर हमारे लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ऊपर ही रिस्पेक्ट है। इनकम एक फैक्टर है पर उसके अलावा अदर फैक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे एक रिस्पेक्ट उस कंपनी में मिलनी चाहिए वो है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलिए विद दिस हमारा जो ये क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये खत्म होते हैं। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी बोर्ड, एमपी और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड की क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं, क्रैश कोर्स भी कराए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं और हमारे पास इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स के चैनल है। विद दिस ये सेशन खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। See you all next time. Have a nice day.